जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार में कांग्रेस पार्टी दूसरे तरह के लिफाफे में डाल करके लोगों को बरगलाने का काम करती थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरह की शाल उड़ा करके लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम करती है। आज भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और कल हमारी बात हुई प्रदेश कमेटी से तो उन्होंने बताया कि 18,000 झुग्गी झोपड़ियाँ दिल्ली के अंदर है। तो ये उनका हिस्सा कहा गया, क्या लगता है आपको कि उनका हिस्सा कहाँ चला गया? क्या संविधान में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं? कांग्रेस या फिर जनसंघ से टूट करके बनी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन पार्टियों की नीयत में खोट है। योजनाओं का गलत क्रियान्वयन ही इनके एक जो कारण है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस देश में बहुजन समाज आश्रित है। तो ऐसे बहुजन समाज पार्टी का इन अन्याय अत्याचारों के उत्पीड़न को लेकर क्या स्टैंड हमेशा रहता है? लोगों का कहना होता है कि बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर नहीं आती, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि सड़कों पर नहीं आना ये क्या है? बहुजन समाज पार्टी बैकफुट पर आना चाहती है? आखिर सड़कों पर उतारने का काम किसको करें? उन जो रोजमर्रा के मजदूर हैं, जो दैनिक मजदूर, उनको उतारने का काम करें। सत्य जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के जो साथ ही अलग अलग प्रदेश के जो प्रभारी है अशोक सिद्धार्थ साहब वो है, और साथ ही दिल्ली प्रदेश के दूसरे प्रभारी सीपी सिंह साहब। तो इनसे हम उस विषय पर बात करेंगे जिस विषय को लेकर मान्यवर कांशीराम साहब इन्होंने आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर एक विषय चलाया था कि इस बहुजन समाज 50 वर्ष की आज़ादी में भी आश्रित क्यों है। इस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं। और तो सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहूँगी या जानना चाहूँगी कि जिस प्रकार बहुजन समाज को लेकर मान्यवर कांशीराम साहब ने ये विषय चलाया था, तो ये था स्वर्ण जो महोत्सव था आज़ादी का उस समय। अब अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 साल हो गए, तो ये जो 25 साल का जो ड्यूरेशन आया, गैप आई, तो इसमें आप कैसे देखते हैं बहुजन समाज को? देखिए, इस 25 साल में आपने एक बात तो देखी कि इस 25 साल के दौरान बहुजन समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से काफ़ी जागरूकता तो हासिल करने का काम किया, और केंद्र में हमारे कम से कम 16 तक लोकसभा के मेंबर हमारे आए और 18 तक राज्यसभा में हमारे सदस्य रहे। साथ ही साथ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, क्योंकि वो मान्यवर कांशीराम साहब का ही प्रयास था और उनका ये प्रयास था कि लोगों को जागरूक करना कि आज़ादी के 50 साल बीत जाने के बाद भी बहुजन समाज आश्रित क्यों है। ये बात उस समय के हिसाब से मान्यवर कांशीराम साहब ने लोगों को जन जन तक फैलाने का काम किया। उसी के क्रम में आदरणीय बहन जी ने समय समय पर लोगों को जागरूक करने का काम किया। जहाँ तक रही बात इसकी 75वीं वर्षगांठ पे अमृत महोत्सव के रूप में, तो ये अगर हम ये कहें कि ये वही चीज़ है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार में कांग्रेस पार्टी दूसरे तरह के लिफाफे में डाल करके लोगों को बरगलाने का काम करती थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरह की शाल उड़ा करके लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम करती है। जहाँ तक रही आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को किस नज़रिए से देखना चाहिए, तो मैं तो सिर्फ इसी नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि मैं तो मान्यवर कांशीराम साहब आदरणीय बहन जी का मानने वाला शिष्य हूँ, उन्हीं का विचारों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो सिर्फ यही मानने का काम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि 75 साल बीत जाने के बाद भी अगर बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के संविधान में दिए गए वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जिस तरह से जालौर की घटना हो, चाहे हैदराबाद बेमुला कांड हो, या तमाम देश के सूबे में आए दिन आप देखते होंगे SC की बेटियों के साथ, दलितों की बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होते हैं, बेटों के साथ अत्याचार होते हैं, स्कूल में उनके साथ भेदभाव होता है, ऑफिस में भेदभाव होता है। ये भेदभाव तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक बाबा साहब ने जैसा कि कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज़ मास्टर की। सर, आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि 75 साल के बाद भी कई लोगों को उनका हिस्सा नहीं मिला, उनकी भागीदारी नहीं मिली, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला? आज भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और कल हमारी बात हुई प्रदेश कमेटी से तो उन्होंने बताया कि 18,000 झुग्गी झोपड़ियाँ दिल्ली के अंदर है। तो ये उनका हिस्सा कहा गया, क्या लगता है आपको कि उनका हिस्सा कहाँ चला गया? क्या संविधान में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है? देखिए, बाबा साहब ने भारत के संविधान को अथक संघर्ष के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान देने का काम किया। उस संविधान का एक एक शब्द इस देश के हर नागरिक के लिए बराबर का हक देने का काम करता है। उस संविधान के एक एक शब्द में इस देश के लोगों की भलाई छिपी हुई है, और उस संविधान में सबको बराबर का हकदार देने का मतलब सिर्फ यही था कि इस देश में समतामूलक समाज स्थापित हो। लेकिन लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी हो, या उसके बाद नंबर 2 पे लंबे समय तक शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी हो, या उससे पहले VP सिंह या जनता पार्टी की सरकारें नहीं हो, जो कहीं ना कहीं से कांग्रेस या फिर जनसंघ से टूट करके बनी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन पार्टियों की नीयत में खोट है।
योजनाओं का गलत क्रियान्वयन ही इनके एक जो कारण है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस देश में बहुजन समाज आश्रित है। सर एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि जिस प्रकार देश के अंदर भारतीय संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जाती है और ऐसा आम लोगों का मानना है जो तमाम लोग बहुजन आइडियोलॉजी से आते हैं या अम्बेडकरवाद को फॉलो करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी इस बात को कैसे देखती है, या फिर ये मानती है कि जो सरकारें हैं वो जो संविधान को लागू कर रही हैं? आपने अभी भी कहा कि 75 साल से उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और संविधान को लागू नहीं किया, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का ये जो तमाम उत्पीड़न हो रहे हैं और कानून व्यवस्था को एक और रखते हैं, तो ऐसे बहुजन समाज पार्टी का इन अन्याय अत्याचारों के उत्पीड़न को लेकर क्या स्टैंड हमेशा रहता है? लोगों का कहना होता है कि बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर नहीं आती, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि सड़कों पर नहीं आना ये क्या है? बहुजन समाज पार्टी बैकफुट पर आना चाहती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज के, नारायण गुरु तंदे पेरियार के बताए हुए विचारों पर चलने का काम करती है। एकमात्र ऐसी पार्टी है। जहाँ तक रही बात सड़कों पर उतरने की, हमारी पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी का स्पष्ट मानना है कि हमारे लोग 2 टाइम का खाना अपने घर वालों बच्चों को देने के लिए रात दिन मेहनत करने का काम करते हैं। आखिर सड़कों पर उतारने का काम किसको करें? उन जो रोज़मर्रा के मजदूर हैं, जो दैनिक मजदूर, उनको उतारने का काम करें, या पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को? जैसा कि आपने 2 अप्रैल के कांड में देखा, आदरणीय बहन जी ने सिर्फ यही कहा था कि भारत बंद में हमारे बहुजन समाज पार्टी सहयोग करती है, और जब 2 बंद बड़े पैमाने पर सफल हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा मुकदमे किसके ऊपर लगाए गए थे? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? केवल बहुजन समाज एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिनके कार्यकर्ताओं पे, पदाधिकारियों पे इस देश जहाँ जिस प्रदेश में जिसकी सरकार थी उसी ने हमारे लोगों को पर अत्याचार करने का काम किया, मुकदमे लगाने का काम किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी किसी भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का, बाबा साहब ने भारत के संविधान में कानून का अधिकार दिया है। हमारी पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को निर्देशित करती हैं कि जो परिवार पीड़ित हो उस परिवार के पीड़ित उसे आर्थिक मदद करें, उसको कानूनी मदद करने का काम करें। तो हम लोग पीड़ित को कानूनी और आर्थिक मदद करने का काम करते हैं, सामाजिक हौसला देने का काम करते हैं, ना कि सड़कों पर उतर के दिखावा करने का। सर बहुजन समाज पार्टी देश की 3रे नंबर की पार्टी है, लेकिन लगातार वोट बैंक जो खिसकता जा रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रदर्शन रहा चुनाव का, उसके बाद लगातार निराशा समाज के अंदर दिख रही है। और ये मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, संपूर्ण देश के अंदर जिन जिन राज्यों में फुले शाहू अम्बेडकर इस आंदोलन को में काम करने वाले लोग थे, तो अब इस जो निराशा को किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी जो है वो फिलअप कर पाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी, ये बात निराशा इसको हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर हम देखें, और आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान कैंपेन को देखा होगा, किस तरह से इस देश की मनुवादी मीडिया ने किस तरह का प्रचार किया, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रचार किया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। उससे एक बड़े तबके को, खास तौर से उत्तर प्रदेश में दलित समाज जो 22.5% के आसपास है, जिसमें और 20% के आसपास मुस्लिम समाज के लोग हैं, बाकी के बैकवर्ड समाज के लोग हैं। तो जो बड़े पैमाने पर बैकवर्ड समाज के लोग वोट देते थे और मुस्लिम समाज के वोट देते थे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने उन लोगों को मीडिया के माध्यम से गुमराह करने का काम किया। गुमराह करने का काम इसलिए किया कि उनको पता था कि बहुजन समाज पार्टी का 20-22% वोट और मुस्लिम और बैकवर्ड का वोट मिलकर के ये 40% प्लस वोट पे पहुंच के सरकार बनाने का काम कर सकते हैं। वो जानते थे कि मुसलमान, अगर संपूर्ण मुसलमान भी समाजवादी पार्टी के साथ या कांग्रेस का चला जाएगा तो भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएंगे। उन्हें डर केवल बीएसपी से था। बीएसपी से डर होने के कारण उन्होंने इस तरह का भ्रामक प्रचार करने का काम किया कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाएंगे, ये कहा कि नहीं बीजेपी की बी टीम है। उससे मुस्लिम समाज एक तो गुमराह हो गया, और दूसरा जब मुस्लिम समाज गुमराह हुआ और समाजवादी पार्टी की तरफ जाता दिखाई देने लगा, तो जो ओबीसी का वोट था, जो बीएसपी को वोट देता था, वो समाजवादी पार्टी के जात विशेष के गुंडों और माफियाओं की वजह से, जो उनकी सरकार के समय गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में होती है, उसके कारण वो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ गया, क्योंकि बीएसपी हराने की स्थिति में नहीं आ रही थी, उनको लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। इस वजह से हमारा केवल जो परंपरागत और बेस वोट था वो हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा, और जो बीएसपी को वोट मिलता था वो वोट भारतीय जनता पार्टी में चला गया। मुसलमान एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। लेकिन जब मुसलमान ने चुनाव के बाद ये महसूस किया कि हमने आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक
कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर, ना कांग्रेस को उन्होंने कभी वोट दिया था, ना समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह जी अखिलेश को दिया था, बल्कि इस बार उन्होंने सबसे बड़े पैमाने पर यानी कि लगभग 90-95% उनको वोट देख लिया। और तब भी उन्होंने देखा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती है। इसलिए चुनाव के बाद उन्होंने इस गलती का एहसास किया और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में आप लोगों ने देखा बड़े पैमाने के साथ मुसलमान बीएसपी के साथ गया और आने वाले चुनाव के लिए अपनी उस गलती को मान करके बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ जब मुस्लिम समाज और ओबीसी के तमाम लोग जो जुड़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत बन करके आएगी। सर, बहुजन समाज पार्टी हमेशा ताकत के साथ ही मैदान में आती है, लेकिन मीडिया जो है वो बहुजन समाज पार्टी को हमेशा नकारात्मक दिखाने का प्रयास करता है और ये सभी के नज़र में आ चुका है और मीडिया भी खुद जानती है कि हम बहुजन समाज पार्टी के विरोध में ही काम करते हैं। तो ऐसे में बीएसपी मैनेज क्यों नहीं करती है मीडिया को? देखिए, आज पहले तो मीडिया फिर भी अलग छुटपुट मीडिया हुआ करती थी। आज जो ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया भी है, आज तो कुछ चंद घरानों के हाथ में कैद होकर के रह गई। अब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या पार्टियों को उनको ज़्यादा मैनेज करने में दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो मीडिया अंबानी ग्रुप के पास है, जो मीडिया अन्य उद्योगपतियों घरानों के पास है, उनको बहुजन समाज पार्टी, मैंने बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की गाड़ी कमाई के पैसे से बहुजन समाज पार्टी चलती है। उससे बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी को चलाने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी सदस्यता के माध्यम से, अन्य माध्यमों से अलग अलग समय से फंड रेज करने का काम करती है और किसी तरह से पार्टी को चलाने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी उद्योगपतियों से पैसा चंदा नहीं लेती। आज तक कोई भी कह दे कि एक उद्योगपति ने 1 रुपया में बहुजन समाज पार्टी को चंदा दिया हो, फिर वो चंदा जब नहीं लेती है तो कैसे इस मीडिया, और फिर आप अच्छी तरीके से जानती हैं इस देश की खास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया का नाम दे सकते हैं या सरकारी मीडिया का नाम दे सकते हैं, वो मीडिया मनुवादी मीडिया है। आप कोई भी चैनल उठाकर देख लीजिए, उसमें ज़्यादातर उनके हेड वो लोग हैं जो मनुवादी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बहुजन समाज से नहीं बल्कि संपूर्ण बहुजन समाज से वो हेट करते हैं, घृणा करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी से उन्हें इस बात से डर है कि जब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार बना करके जो दुनिया का 8वां देश के बराबर की पॉपुलेशन वाला प्रदेश है, उस प्रदेश में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चला सकती हैं, प्रदेश को अच्छा मेंटेन कर सकती हैं, तो वो देश को भी मेंटेन कर सकती हैं। इसलिए इस देश के मनुवादियों को डर केवल और केवल किसी से है तो बहुजन समाज पार्टी उसके नेता आदरणीय बहन जी से। इसलिए मीडिया के माध्यम से वो भ्रामक प्रचार कहते हैं। हम उनको कितना भी धन दे दें, पहले तो हमारे पास धन है नहीं, कार्यकर्ताओं की कमाई से हमारी पार्टी चलती है, अगर हम दे भी दें, सब कुछ दे दें, तब भी वो मीडिया हमारे साथ नहीं चलेगी। इसलिए देने की जरूरत ही नहीं, हम समझते हैं। सर, बहन जी हमेशा कहती हैं कि संगठन के अंदर 50% युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए और ये कंपलसरी है स्टेट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, जिला कमेटियों के अंदर, लेकिन ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही है। तो इसके पीछे क्या खास वजह है? ये आंतरिक कलह है या वर्चस्व, पदाधिकारियों का वर्चस्व है, या फिर क्या वजह है? नहीं, देखिए, आंतरिक कलह कोई भी नहीं और वर्चस्व भी नहीं। बहुजन समाज पार्टी आदरणीय, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि भारत में भीम, हमारे लोगों को भीम मार्ग पे चलना चाहिए। भीम मार्ग का मतलब होता है, बाबा साहब ने जो उसको कहा है, भीम मार्ग होता है एक राजनीतिक पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी, एक राष्ट्रीय नेता, एक विचारधारा और एक लक्ष्य बाबा साहब का था। उस एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आज हमारे पास देश की तीसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। एक राष्ट्रीय नेता के रूप में दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाने वाली बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। एक विचारधारा के रूप में भारत के संविधान का एक शब्द इम्प्लीमेंट करना हमारी विचारधारा है। एक लक्ष्य के रूप में, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब के शब्दों को सरल तरीके से इस सदी के महानायक मनोहर कांशीराम साहब ने कहा था कि हम इस देश में अल्पजन जो संपूर्ण बहुजन समाज है, जो आपस में जात और उपजात में बढ़ कर के अल्पजन बना हुआ है, उस अल्पजन को हम बहुजन समाज बनाना चाहते हैं। उस बहुजन समाज को हम इस देश का हुक्मरान समाज बनाना चाहते हैं। तो एक लक्ष्य के रूप में इस देश के बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना है। उस एक लीडर की पार्टी में अनुशासनहीनता या ग्रुपिज्म होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। जहाँ तक 50% युवाओं की जिम्मेदारी की बात है, तो आप प्रदेश कमेटी से लेकर के जिला कमेटी तक प्रदेश की युवाओं की भागीदारी है। युवाओं की भागीदारी प्रदेश में हमारी बहनों की जिम्मेदारी भी है। हम जिस प्रदेश में जिम्मेदारी हमें मिली है, महाराष्ट्र की, आप रहने वाली गोंदिया की, आप पता करिए कि प्रदेश से लेकर के हर जिले में हमने युवाओं को जिम्मेदारी देने का काम किया है। हाँ, ये बात सच है जो आपने एक बात कही कि जो हमारे वर्तमान युवा हैं
वो लोग इस अम्बेडकरी साऊ फुले अम्बेडकर की विचारधारा से उनकी जानकारी कम है। उसका कारण ये रहा है कि काफ़ी लंबे समय से हमारे देश में कैडर की परंपरा को कम हुई है। उस कैडर की परंपरा कम होने के कारण हमारे युवाओं में अम्बेडकर मूवमेंट की जानकारी कम है। लेकिन आदरणीय बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है जैसे जैसे जिस स्तर का संगठन बनता जाए उस स्तर के संगठन को बंद करने में कैडर के माध्यम से उन लोगों को कैडराइज करके उनको बहुजन समाज की हिस्सेदारी देने का काम। सर, अंतिम सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी, आज़ादी के 75 वर्ष में हम पहुँच गए हैं। ऐसे में बहुजन समाज के युवाओं को, SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी के युवाओं को, नौजवान साथियों को क्या संदेश देंगे बहुजन समाज पार्टी की ओर से? हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिल्ली या तमाम प्रदेशों के प्रभारी जो आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पे कृपा से उनके हम हैं, मैं सभी प्रदेश के अपने युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय बहन जी ने पूरे देश के युवाओं को बहुजन समाज पार्टी में 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी देने का आह्वान किया है। मेरा उनसे निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों की जो साऊ फुले अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, उस पार्टी से जुड़ करके इस देश को मजबूत करने का काम करें। अगर बहुजन समाज मजबूत होगा तब ये देश मजबूत होगा, क्योंकि सही माने में राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद अगर देखें तो हमारे बाबा साहब के बाद मानवर श्री कांसीराम साहब और आदरणीय बहन जी जिन्होंने इस राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। धन्यवाद। हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद और अलग अलग राज्यों के प्रभारी अशोक सिद्धार्थ साहब, और उनके साथ आज हमने मिशनरी चर्चा की और मिशन मूवमेंट को लेकर किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का किस प्रकार युवाओं को लेकर उनका स्टैंड रहेगा, तमाम चीज़ों पर हमने बातचीत की। इतना ही नहीं, मानवर कांशीराम साहब ने जिस विषय को लेकर कैंपेन चलाया संपूर्ण देश के अंदर, उस विषय पर भी बातचीत करके हमें यह समझ में आया कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों को उनका हिस्सा, उनका अधिकार नहीं मिल पाया है और बहुजन समाज पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, ऐसा कहना बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद इनका है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।